हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बाइनोमियल कोफिशिएंट का। क्या होगा वो कि उसमें हमें फाइंड करना है मिडल टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट की। क्या दे रखा है हमें, a प्लस बी की पावर n दे रखा है, कोई एक्सपेंशन है, और उसमें हमें अगर मिडल टर्म निकालनी है तो हमें क्या पूछेगा। जैसे कोई भी एक्सपेंशन दे दिया, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस n पे। n अगर इवन है तो हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, n+1। मतलब n इवन हो गया तो n+1 क्या हो जाएगा, ओड नंबर। तो उस केस में क्या होगी, सिंगल मिडल टर्म एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या होगी, n+2/2। n+2/2 करेंगे, जो वो टर्म निकल के आएगी वही हमारा क्या होगी, मिडल टर्म। और अगर n ओड है तो हमारे पास क्या आएंगी, दो मिडल टर्म्स आएंगी। एक तो क्या आएगी n+1/2 और एक क्या आएगी n+3/2 टर्म। ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल है, हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन दे दिया जैसे हमें फाइंड मिडल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर 4। अब यहाँ पे हमें ये देखना है a प्लस बी की पावर n में ये जो 4 है दे रखा है, ये n है जो वो इवन है या ओड है। n क्या है यहाँ पे 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी होंगी इसमें, 5 होंगी। क्यों, एक ज़्यादा होती है। अब नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगी तो डायरेक्ट जैसे हम 10th क्लास में करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ गई 5। लेकिन हम 10th क्लास में सीधा अगर करते थे तो 5 होती थी। अब खुद ही देखो 5 है, छोटा सा एग्जांपल है, तो 5 में 2 आगे रहेगी 2 पीछे रहेगी, तो मिडिल टर्म कौन सी बची, थर्ड बची हमारी। तो वैसे भी हम क्या करते थे n+1/2, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू सिंगल टर्म क्या आती है हमारी, n+2/2 टर्म। तो n+2/2 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, n की वैल्यू क्या है, ये नहीं लेनी हमें नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू तो 4 है, तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या आएगी, मिडल टर्म इज इक्वल टू n+2/2 टर्म। तो n की वैल्यू 4 + 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 + 2 6/2 क्या आ गया, थर्ड टर्म बच गई है। तो ये हमारी क्या होएगी, मिडल टर्म होएगी। ठीक है। अब आपसे सिर्फ ये पूछा फाइंड मिडल टर्म। अब मिडल टर्म हमने निकाल दी, थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू भी पूछे तो हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे। अब मिडल टर्म किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन को सोल्व करेंगे। a प्लस बी की पावर 4 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4c 0। फिर क्या होता था, a की पावर हाइएस्ट 4, b की पावर 0 प्लस 4c 1, a की पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, b की पावर 1 हो जाएगी। फिर 4c2 a² और b²। फिर क्या आएगा हमारे पास 4c3 a की पावर 1 और b³ प्लस 4c4, यहाँ से a की पावर 0 और b की पावर 4। ठीक है। अब हमसे चाहे डायरेक्ट थर्ड टर्म निकालनी है। अब थर्ड टर्म एक तो हम इस तरीके से एक्सपेंशन खोल के कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 4 की बजाय 90 होता तो हम ऐसे खोल के थोड़ी ना देखते, तो हम क्या करते, डायरेक्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था T7, मान लो इसकी T3 ही निकालनी है तो हम यहाँ से क्या करते थे, TR+1 निकालते थे। ये क्या होता था हमारे पास, थर्ड टर्म निकालनी है तो 2+1 हो जाएगी, थर्ड टर्म क्या आएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, T×2+1, T(2+1). तो यहाँ से क्या आता था, T3 निकालनी है। अब NCR, n तो क्या है 4, C R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 2 है, R+1 है ये, इसको कंपेयर करेंगे TR+1 से। 4c2 a की पावर n-r मतलब 4 - 2 और b की पावर क्या आती थी, जो ये नीचे दे रखा है, तो ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगी थर्ड टर्म। ठीक है। और इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4c2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1, मतलब इसको क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें इसको। तो 4c2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ जाएगी इंटू a² b²। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ ले, फाइंड मिडल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर 5। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, और ये क्या है, एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो क्या आएंगे, दो मिडल टर्म आएंगी इसमें। क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी इसमें, 5 + 1 6 हो जाएंगी। अब 6 इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 आगे से छोड़ दी, 2 पीछे से, तो 2 बीच की बच जाएंगी।
तो इसीलिए दो मिडल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। अब दो मिडल टर्म्स एग्जिस्ट करके कौन सी थी वो, एक तो n+1/2 और एक n+3/2। तो निकाल लो मिडल टर्म्स, n+1/2 और n+3/2th टर्म, ये हमारी मिडल टर्म होती हैं। तो मिडल टर्म क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 5 + 1/2 5 + 3/2। तो ये क्या आ जाएगी, 5 + 1 6 6/2 3 और 5 + 3 8 8/2 4। मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ये क्या आएंगी, हमारी मिडल टर्म आएंगी। ठीक है, अब मतलब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, T3 और T4 फाइंड करेंगे। ठीक, T3 की वैल्यू क्या आएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, T(2 + 1)। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या है, 2, TR + 1 होता है, R की वैल्यू 2 है। NCR, N की वैल्यू क्या है 5, C R की वैल्यू क्या है यहाँ 2, A की पावर N - R 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 और B की पावर R, B क्या है 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5C2 को सोल्व करेंगे क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही आएगा A² B²। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करो तो कंप्लीट सोल्व कर दे। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 2 2 × 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ से 10 10 बच गया इसकी वैल्यू, और A² B² साथ में चल रहा है हमारा 10 A² B²। ठीक है, ये T3 आ गया। सिमिलरली हम T4 निकाल देंगे। T4 को क्या निकाल सकते हैं, T3 + 1। तो R N तो वही है 5C 3, A की पावर N - R 2 और B की पावर R, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और 5C3 और 5C2 क्या होते हैं, NCR और NCN - R क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो मिडल टर्म का क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, ये हमें मिडल टर्म निकालनी होती है इस तरीके से। एक नोट है हमारे पास क्या कि अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता था हमारा, NCR में जो हमारी वैल्यू होती थी वही क्या होती है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। जैसे कि NC0 NC1 NC2 ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। ठीक है, और सिंपल कोफिशिएंट पूछे तो जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड जिसमें भी इक्वेशन चल रही है हमारी, उसका जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट होगा, उसके आगे जो लगा होगा। तो हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। जो मिडल टर्म होगी बाइनोमियल कोफिशिएंट की वो क्या आएगी, हमेशा मैक्सिमम होएगी। मतलब अगर हमारा n अगर इवन था तो हमारे पास एक मिडल टर्म आ रही थी तो वही मैक्सिमम होगी। और अगर n हमारा क्या होता है, ऑड था, तो हमारे पास दो वैल्यू आ रही थी और वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, दो वैल्यू होती हैं और दोनों क्या होती हैं, वो सेम होती है। और वो क्या आएंगी, मिडल टर्म होगी जो मैक्सिमम होगी बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू। ठीक है, जैसे n = 5 पे क्या आई थी हमारी लास्ट, उसमें दो वैल्यू आई थी और दोनों क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी किसकी, बाइनोमियल कोफिशिएंट की, तो हम क्या निकालेंगे, उसकी मिडल टर्म। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, 2x - 3 बाई x की पावर 17। ये हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है और हमसे पूछा है कि जनरल टर्म फाइंड करो। तो हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे वो पूछा हमसे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जनरल टर्म याद करनी पड़ेगी, क्या थी, रिवाइज करो, क्या होती थी, TR + 1 = NCR A की पावर N - R और क्या होती थी, B की पावर R। यही होती थी हमारी जनरल टर्म। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से क्या होती है, ये 17, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आगे वाला 2x, और b की वैल्यू क्या है, एक्सपेंशन क्या होता था हमारा, a + b की पावर n होता था। तो यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को भी लेके चलेंगे। हम यही गलती कर देते हैं, ये माइनस भूल जाते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। TR + 1, तो TR + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू रख देंगे 17 CR, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2x, इसकी पावर 17 - R, और फिर b क्या हमारे पास -3/x की पावर R। क्लियर। अब हम क्या करेंगे,
एक्स एक्स वाले एक साथ रख लेंगे और जो कांस्टेंट बचेंगे उनको अलग कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 17 CR 2 की पावर 17 माइनस आर एक्स की पावर 17 माइनस आर। कोई दो टर्म मल्टीप्लाई में ए बी की पावर आर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर इंटू बी की आर। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास -3/x, इसको क्या लिख सकते हैं -3 की पावर आर इंटू 1/x की पावर आर लिख सकते हैं। ठीक है, यही है हमारे पास। अभी इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट। फिर x वाली, अब ये एक टर्म ये रही और एक ये रही, इन दोनों को क्या कर देंगे इकट्ठा कर देंगे हम। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x 1/x की पावर आर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x की पावर -r ले जाएंगे। कर सकते हैं इसको, 1/x को क्या लिख सकते हैं x की पावर -r। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 17CR 2 की पावर 17 माइनस आर, और एक ये ले लो कांस्टेंट -3 की पावर आर। एक्स एक्स वाले अभी इकट्ठे कर लो, एक्स की पावर 17 माइनस आर यहाँ से रहा, और एक एक्स की पावर -r रहा। जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, आर और आर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब ये क्या आ जाएगा 17CR 2 की पावर 17 माइनस आर -3 की पावर आर, और x की पावर 17 माइनस 2r। ये हमारी क्या आ जाएगी जनरल टर्म। ठीक है, क्लियर। यही हमसे पूछा था कि जनरल टर्म निकाल लो। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 8th टर्म फ्रॉम लास्ट। हमसे निकालना है कोफिशिएंट, निकालना हमें 8th टर्म किससे, लास्ट से। तो हमें लास्ट से निकालना है। हमने इसका लास्ट से लास्ट क्लास में किया था क्या, अगर हमसे पूछा जाए कि लास्ट से 8th टर्म क्या आएगी तो हम क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता था, n-k+2 फ्रॉम स्टार्टिंग, यही होती थी n-k+2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये क्या होती थी हमारी, और k क्या होता था यहाँ पे जो हमसे पूछा है। अब k क्या है हमारा 8, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू हमें दे ही रखी है 17, तो हमारी क्या आ जाएगी 8th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आ जाएगी, 8th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये क्या आ जाएगी 17 माइनस k की वैल्यू क्या है हमारे पास +2, तो 17 माइनस 8 क्या आ जाएगा 9, 9 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 11, मतलब 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो 11 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, 11 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, इसको क्या लिखेंगे T11। लेकिन हमसे पूछा गया इसका कोफिशिएंट पूछा, अब T11 निकालेंगे। T11 क्या होती है T10 + 1, इसको क्या लिखेंगे NC, R की वैल्यू क्या है 10, A की पावर n-r और B की पावर r, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 17, C 10, A क्या था हमारे पास, ये है जनरल टर्म, यहाँ डायरेक्ट रख दो। n की वैल्यू, r की वैल्यू हमने क्या रखी है 10 रखी है, तो 17 C 10 2 की पावर 17 माइनस 10 कितना आ जाएगा 7, और -3 की पावर r कितना हमारे पास, r की वैल्यू क्या है 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कोफिशिएंट। वैसे तो पूरी टर्म ये होएगी x की पावर 17 माइनस 2r, 2r, r की वैल्यू क्या है, लेकिन हमसे क्या पूछा सीधा, ये क्या हमारा T11 है और इसका कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ T11, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 17C7 10 2 की पावर 7 -3 की पावर 10, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ 8th टर्म फ्रॉम लास्ट, यहां टर्म लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ 8th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले पूछा, हमसे क्या पूछा था कोफिशिएंट पूछा था 8th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो हमने क्या करना
n माइनस के प्लस 2 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकाल देंगे। n की वैल्यू 17 है, k की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया तो क्या आ गया 11 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो यहाँ से t ये क्या बन गया t11 हो गया, और t11 क्या हो गया t10 प्लस 1। इसका कोफिशिएंट चाहिए और इसका कोफिशिएंट इसमें फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो कोफिशिएंट क्या होता है, इस x को छोड़ के जो बच गया वो क्या हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस x को छोड़ के अब क्या बच गया 17 सी आर 2 की पावर 17 माइनस आर माइनस 3 की पावर आर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट हमसे अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि कांस्टेंट टर्म निकालो या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें एक्स की वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंट टर्म भी इसी को बोल देते हैं, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स की पावर क्या है 0 है वहाँ पे, ठीक। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, एक्स की पावर 0। मतलब इसने क्या क्या किस चीज की बात कर रहा है, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। जहां भी आपसे पूछ ले फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इन एक्स दिस एक्सपेंशन, या फिर आपसे पूछ ले फाइंड कांस्टेंट टर्म, या पूछ ले फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन दिया मिलेगा, तो आपको क्या निकालना है, तीनों चीज क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इसी में निकालना है, और जो ये हमें दे रखा है एक्सपेंशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है एक्स की कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 बनानी है, तो x की पावर क्या है इसमें, फर्स्ट एक्सपेंशन में जनरल टर्म जो होगी हमारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म में जो हमारी x की वैल्यू होगी, x का वेरिएबल पावर होगी, उसको किसके बराबर रख देंगे, जो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा, मान लो x की पावर 0 का पूछा तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x की पावर क्या दे रखी है हमें फर्स्ट में 17 माइनस 2r, इसको किसके बराबर रख देंगे हम, 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। मतलब सिद्ध जो x की पावर है यहाँ पे ऐसे रखेंगे, x की पावर 0, तो दोनों तरफ से रिलेट करेंगे तो यहाँ से x हट जाएगा। तो 17 माइनस 2r को क्या पुट कर देंगे 0, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा 17, इस 2r को उधर ले जाएंगे, ठीक है। 17 इज इक्वल टू 2r, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/2। ये क्या है, क्या ये एक नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो आर की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही कि हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाल पाए, या कांस्टेंट टर्म निकाल पाए, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 निकाल पाए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है इसमें 0 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। ये हमारे कांस्टेंट टर्म है। अब अगर इसी में आपसे पूछ ले कोफिशिएंट हमें निकालना किसका, x की पावर 11 का पूछ ले, मान लो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो x की पावर 17 माइनस 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या है 11, तो हम पुट कर देंगे 17 माइनस 2r इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 17, इस 11 को इधर ले आए और 2r को उधर ले गए, तो 2r उधर जाके प्लस का, 11 इधर आके माइनस का, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 11 6 इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 6/2 मीन्स 3। तो r की वैल्यू क्या आ गई 3। तो r हमारे पास क्या आ गया 3, और ये 3 हम किस में पुट कर देंगे, इस फर्स्ट में। तो पुट r इज इक्वल टू 3 इन 1 में पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज r की जगह 3 पुट करोगे तो t4 मिल जाएगा, t3 प्लस 1 इज इक्वल टू t4। तो मतलब फोर्थ टर्म होएगी जो x का कोफिशिएंट x की 11 जिसमें पावर होगी, ठीक है, टर्म कंटेनिंग x11। तो t4 जो होगी वो क्या करेगी, कंटेन करेगी x11, और इसका कोफिशिएंट पूछा है तो t4 की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो क्या आएगा, यहां से देखो t4 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म क्या आएगा 17c4 2 की पावर 17 माइनस 4 क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 की पावर r क्या है
4। ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी अपलोड होएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना आपका क्वेश्चन, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।